प्रश्न है पावर वायरिंग के लिए। आप सब जानते हैं पावर वायरिंग जब भी हम लोग करते हैं तो नॉर्मली इसमें लोड कितने का दीजिएगा, 3000 वाट का दीजिएगा। और इस तरह की व्यवस्था में हम 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं देने का काम करते हैं। लेकिन मेरी वाटेज बढ़ती है तो इस परिस्थिति में हम तांबे का तार यदि लें तो कम से कम उसका आकार किस रेंज में रखें, 1.5 mm² में रखें। यदि एल्युमिनियम लेंगे तब तो कितने का लेंगे, 2.5 mm² का लेंगे। और पावर के अलावे जनरल यदि रहेगा, घरेलू रहेगा, तो हम लोग एक भी कॉपर का लेके काम करते हैं। अगला प्रश्न है मूविंग कॉइल टाइप का साथियों। तो जो हमारा मूविंग कॉइल है इसका पूरा नाम है पीएमएमसी, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब इस टाइप का जो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये आपका परमानेंट मैग्नेट एनएस हमने यूज किया, 2 पोल हैं आपके, और ये आपका पूरा पोल, इसके बीच में आप क्या करते हैं, फॉर्मर के ऊपर हम वाइंडिंग लपेटते हैं, कोर है हमारा। और ये आपका क्या होता है साहब, घूमता है पिवट के माध्यम से, और इसी के मूवमेंट से हमारी क्या होती है, बैलेंस वेट है। और ये आपकी स्केल है, यहाँ पॉइंटर का जो मूवमेंट है आपके मूविंग कॉइल के माध्यम से ही क्या होता है, निर्धारित होता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, मूविंग कॉइल है। हालांकि यह जो इंस्ट्रूमेंट है ध्यान रखिएगा इसका स्केल कैसा होता है, लीनियर होता है। क्या होता है इसका स्केल, लीनियर होता है। विद्यार्थी जी जब टीडी बराबर टीसी होती है ऐसी परिस्थिति में हमारा परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है, और इस सिचुएशन में आपका थीटा आई के समानुपाती होती है। ये थीटा मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या है, ट्विस्टिंग एंगल है। क्या है ये, ट्विस्टिंग एंगल है। यानी स्पष्ट रूप से आप समझिए जितना मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से आपकी पॉइंटर का जो सेक्शन है स्प्रिंग में जितना तनाव होगा उतना ही मेरा पॉइंटर आगे जाएगा। तो थीटा आई के जहां समानुपाती होती है स्केल क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। और यह सिर्फ और सिर्फ किसे मापने में सक्षम होगी, सिर्फ डीसी मेजरमेंट करने के लिए क्या होगी, यह सक्षम होगी विद्यार्थी जी। अगला कह रहा वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्लीट वायरिंग है। और क्लीट वायरिंग में हम किसका यूज करते हैं, बताइए जरा, टीआरएस और सीटीएस का प्रयोग करते हैं, टफ रबर शीथ और केबल टायर शीथ। और ये जो वायरिंग होती है ये कैसी होती है, ओपन होती है, मतलब तार को ऊपर से ढक्कन नहीं लगाते हैं, ये खुला दिखाई देता है और आप क्लीट के माध्यम से क्या करते हैं, ठोक देते हैं। कहां क्या फॉल्ट आ रहा है वो आपको दिखता बहुत आसानी से है। और ये वायरिंग कैसी वायरिंग है, टेम्पररी वायरिंग है। कैसी वायरिंग है, टेम्पररी वायरिंग है। शादी विवाह फंक्शन मुंडन ये सब में हम लोग 2-4 दिन के लिए मेला सब में इसी तरह के वायरिंग का प्रयोग किया करते हैं। फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए साहब। जब भी केबल के ऊपर हम इंसुलेशन करेंगे तो इंसुलेशन का मतलब ही है कि कैसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। और आप सबने जाना है इसका मान जितना भी होगा 0.1 मेगा ओम से अधिक ही होगा, तभी वह इंसुलेशन प्रतिरोध के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो यहां दिए गए ऑप्शन में आपका 1 मेगा ओम 1 × 10⁶ ओम यह है ना आपका, उससे ज्यादा तो अमूमन हम लोग 1 मेगा ओम तो रखते ही रखते हैं। तो मेरा जो टेस्टिंग के बाद प्रतिरोध मिलना चाहिए वो कम से कम 1 मेगा ओम तो जरूर मिलेगा। अगला कह रहा है रजिस्टर पर चांदी की पट्टी, आपको हमने एक दिन बताया था है ना, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला कंसेप्ट बताया था। 1 2 3 4 बैंड है, ये चौथा बैंड जो आपका है वो किसको बताता है, टॉलरेंस को बताता है। और मैंने आपसे कहा था यदि गोल्ड कलर चौथे में हो तो +-5%, यदि सिल्वर कलर हो तो +-10%, यदि नो कलर हो तो 20%। कितना हो जाएगा, +-20%। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है, +-10%।
चलिए आगे बढ़ें। ये तीसरा वाला मल्टीप्लायर को बताता है, ये दोनों डिजिट को बताता है, अंकीय मान को बताता है। और आर बराबर बताया था आपको ए बी इंटू 10 के पावर सी प्लस माइनस d%। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये चौथा डी है। और लेफ्ट से राइट की ओर रीडिंग को लेने का काम करते हैं। सजावटी प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट की आपूर्ति पर लगाया जाएगा? तो साहब बल्ब की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 240 टोटल वोल्टेज बटा 6, यानी कितना हो गया? 40 बल्ब हमको श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। और आप जानते हैं सजावटी बल्बों को हम हमेशा कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। और घर में जो बल्ब है कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। और ये सजावटी बल्ब कंट्रोल किसके माध्यम से होगा? फ्लैशर के माध्यम से। किसके द्वारा? फ्लैशर के द्वारा होगा। फ्लैशर अपना कुछ नहीं करेगा, वो क्या काम करेगा साहब? बाकी सभी बल्बों को नियंत्रित करने का काम करेगा। SF6 सर्किट ब्रेकर काफी उच्च क्षमता की हुआ करती है, बहुत पॉपुलर है। यहां पर आर्क बुझाने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का प्रयोग करते हैं। इसका दाब क्या होता है? उच्च होता है, 5 से 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। लेकिन जिस पॉइंट पर हमारा पड़ रहा है उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 2.8 का प्रेशर पाया जाता है। इसकी क्षमता दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार 33 kV से लेकर 765 kV तक हुआ करती है। यहां ऑप्शन में वो नहीं है, 36 से 760 है, तो हम इसी को क्या करेंगे? ले लेंगे साहब। ये फोटो गलत है, कोरोना इफेक्ट का फोटो है, यहां पर उसका आना नहीं था। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड है इसका पूरा नाम। ये गैस है विद्यार्थी जी, किसी विद्युत रोधन पैदा करती है SF6, समझ गए कि नहीं? अचालक होती है। और जब आर्क क्वेंच करना मतलब जब चिंगारी संपर्क के टूटने के बाद उत्पन्न होता है तो उस चिंगारी को बुझाने का काम कौन करती है? SF6 करती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा SF6 चालकता को बढ़ाती बिल्कुल भी नहीं है, वह चालकता को कम करती है, प्रतिरोधकता को बढ़ाती है। ठीक है, कारण सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध की गणना आप कैसे कर सकते हैं? तो चाहे कितना भी प्रतिरोध दिया रहे, तो यदि सीरीज में कनेक्शन है तब आप क्या कीजिएगा? R1 R2 R3, R आपका क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहां पर माइनस है ना, इसीलिए कौन सा सही है हमारा? यहां इसमें प्लस 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 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर यही हो जाए, मान लीजिए सब R R और R हो जाए, तो जब R मान के, ठीक है, समान प्रतिरोध, समान N प्रतिरोध जुड़ा हो, कैसे साहब? श्रेणी में जुड़ा हो, तब क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर N इंटू R हो जाएगा। 5 ओम का 3 प्रतिरोध है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कीजिए, या सीधे 5 गुना 3 बराबर 15 कर दीजिए। भू प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का करते हैं। वोल्ट मीटर से आपको मालूम है वोल्टेज को मापा जाता है, मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी मीटर से फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को मापा जाता है। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? साहब जी जनरेटर जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। और हमारे इस जनरेटर में कैसी ईएमएफ होती है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। क्या होती है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। और इस ईएमएफ का मान होता है E बराबर BLV साइन थीटा। जब थीटा 90 हो जाए तो मेरा E क्या होता है? मैक्सिमम। और इसका मान कितना होता है? BL भी होता है। B मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है, L आपका साहब लेंथ है, और V हमारी क्या है? वेग है, वेलोसिटी है।
आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रम स्विच का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? ये ड्रम स्विच है साथियों, इसका प्रयोग हम लोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। यहाँ कई सारे बल्ब कैसे जुड़े हैं? श्रेणी में जुड़े हैं, और इसके ऊपर क्या है साहब? कॉन्ट्रैक्टर जो है कंटैक्ट बना रहा है, छोटा मोटर यहाँ लगाए हैं। उस मोटर से धीरे धीरे स्लो स्पीड में हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे अरेंजमेंट को रोटेट करा रहे हैं, और जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर से उसका संपर्क बन रहा है। जिसमें सप्लाई सेट हो रहा है वही बल्ब जल रही है, जिसमें नहीं हो रहा वो बल्ब बुझ रही है। ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट इस हिसाब से करते हैं कि लगता है कि जलते जलते बुझ रहा है, बुझते बुझते जल रहा है, तो थोड़ा सुंदर आपको दिखता है। तो ये स्पष्ट हो गया कौन सा प्रकाश व्यवस्था? सजावटी प्रकाश व्यवस्था साथियों हुआ करती है। किसका भूयोजन की दृष्टि से महत्व है? साहब अर्थिंग जब भी करते हैं मनुष्य के जीवन की सुरक्षा के लिए करते हैं, और जिस उपकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अर्थिंग क्या काम करता है? आपके लीकेज करंट को साथियों, लीकेज करंट को साहब पृथ्वी में ट्रांसफर कर देता है, यानी पृथ्वी में भेजता है। और जब पृथ्वी में लीकेज करंट चली जाती है तो आपके बॉडी में जो करंट आ रही थी, चाहे वो मेटल की बॉडी मशीन की हो, चाहे फ्रिज की हो, रेफ्रिजरेटर की हो, किसी भी डिवाइस की हो, तो मेटालिक बॉडी को ही अर्थ से जोड़ने का काम होता है, ताकि धड़ल्ले से लीकेज करंट को क्या कर सके? पृथ्वी में भेज सके। और हम अगर टच करते हैं तो हमें कोई झटका विद्युत का ना लगे, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। इसीलिए मानव जीवन उपकरण दोनों के बचाव के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है विद्यार्थी जी। सीसा एसिड बैटरी में साहब, लेड एसिड बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये H2SO4 अगर 1.28 से लेकर 1.30 के बीच अगर इसकी क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, और ये चेक किसके माध्यम से होता है? हाइड्रोमीटर से, तब यह क्या होता है साहब? फुल चार्ज माना जाता है। क्या होता है साहब? फुल चार्ज माना जाता है। इसका एनोड PbSO4 का होता है, और कैथोड स्पंजी शीशे का बना होता है। किसका होता है? कैथोड स्पंजी शीशे का। और अगर आप इसको हाइड्रोमीटर से चेक नहीं कर पाते हैं तो आप क्या देखेंगे? इसका एनोड किस रंग का हो जाए? चॉकलेटी कलर का हो जाए, और कैथोड सिलेटी कलर का हो जाए, तो बैटरी फुली चार्ज मानी जाती है। राइट आंसर है सी। इस सेल के एक सेल का वोल्टेज कितना होता है? स्टैंडर्ड 2 वोल्ट हम लोग मानते हैं, हालांकि 2.2 से लेकर 2.6 वोल्ट के बीच वेरी करता है। स्टैंडर्ड 2 लेके हम लोग चलते हैं। हमारे इन्वर्टर समय जो बैटरी लगा है वो जो सामने एक साइड का देख रहे हैं, लेड एसिड सेल ही विद्यार्थी जी है। पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने कोरोना के टाइम में पीपीई किट का बहुत प्रयोग करने के बारे में सुना था। ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें दस्ताना आता है, गोगल्स आता है, हेलमेट आता है, कान की सुरक्षा के लिए एयर प्लग आता है, ठीक है साहब, और आपके शूज आते हैं। तो कई सारी एसेसरीज जिससे हमारा क्या हो जाए? बाहरी इंपैक्ट से हमारे जीवन पर कोई असर ना पड़े। व्यक्तिगत सुरक्षा की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आती हैं विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। स्टेपर मोटर कैसा मोटर है जी? सिंगल फेज एसी मोटर है। आप जानते हैं सिंगल फेज एसी मोटर तो है, लेकिन यह कैसे गति करता है? स्टेप्स में करता है। कैसे गति करता है साहब? स्टेप्स में गति करता है। और ये स्टेप्स इसका क्या होता है? हमारे रेगुलर का 1/4, 1/8, 1/16, 1/18, ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप पर गति इससे चाहते हैं। इस तरह की मोटरें जो हैं वो विशेष प्रयोग के लिए कहां पर ली जाती हैं साहब? आपके प्रिंटर में ली जाती है। कहां ली जाती है? प्रिंटर में ली जाती है, और फैक्स मशीन में ली जाती हैं, फोटोकॉपी मशीन में ली जाती हैं। समझ गए साहब? जीरोक्स मशीन आपका साहब, फैक्स मशीन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब में प्रयोग किया जाता है। आपके रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट कटवाते हैं, छल्ले छल्ले के हिसाब से जो निकलता रहता है। पहले तो चार्ट चिपकता था, अब तो वो सब चीज चिपकना धीरे धीरे बंद हो गया है। तो पहले जो चार्ट चिपकता था, देखते होंगे बंडल रखा है, अब फिर प्रिंट हो रहा है, अब पूरा ओपन है ऊपर का सब कुछ, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था। वो सब में भी साहब किसका यूज होता था? आपका सिंगल फेज एसी मोटर यानी स्टेपर मोटर का होता था।
सतह पर वाहक नली वायरिंग के मामले में दो सैंडल के बीच में साहब, ये एक सैंडल है, ये जो आप अभी देखिए वहां पर जो कंड्यूट वायरिंग किया है, सरफेस कंड्यूट हुक लगाया है ना कई जगह पर, तो ये जो हुक है उसी को क्या कहते हैं, सैंडल, जो दीवार से इसको अटैच करके रखता है। तो कह रहा है कि जो रनिंग कंडीशन में दो सैंडल के बीच दूरी कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी हाल में 1 मीटर से ज्यादा हम लोग तो रखें ही नहीं, अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो मेरा कंड्यूट लटक जाएगा। और जब साहब ज्वाइंट के करीब हो तब कितना होगा, ज्वाइंट के करीब हो, जंक्शन के करीब हो तब क्या होगा, यहां यहां यहां, इससे कितना 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए जहां जहां वहां वहां नजदीक नजदीक सटा के किया है ना, और रनिंग में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो किसी भी हाल में 60 तक हम लोग रखने का प्रयास करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का तुल्यांकी प्रतिरोध रूपांतरण अनुपात के बराबर 5 दे दिया है साहब, और आपका R1 का मान दे दिया है 0.1। कह रहा है माध्यमिक में व्याप्त प्रतिरोध, यानी R1 को हम किधर भेज रहे हैं, सेकेंडरी के साइड भेज रहे हैं। याद रखिएगा R1 को सेकेंडरी के तरफ संदर्भित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है, संदर्भित किया जाए। तब क्या होगा, जब इसको संदर्भित किया जाए सेकेंडरी के तरफ, तो R1 नहीं रहता, R1 डैश हो जाता है, और R1 डैश का मान K² इंटू R1 होता है। तो चलिए विद्यार्थी जी, यहां R1 डैश क्या होगा, K² R1 करिए, K कितना साहब, 5 का स्क्वायर, R1 कितना 0.1, तो चलिए 25 गुना 0.1 करिए, कितना ओम, 2.5 ओम। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही रहता R2 को प्राइमरी की तरफ लाया जाए तो क्या करते, R2 डैश बराबर R2 बटा K का स्क्वायर, इधर से उधर जाता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है तो K² से गुना होता है, और सेकेंडरी से प्राइमरी में आता है तो K² से भाग होता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीजें सिर्फ किसके साथ होती हैं, R के साथ, X के साथ और Z के साथ, यही तीनों के साथ ऐसा होता है। वोल्टेज करंट के केस में सिर्फ K² नहीं, सिर्फ क्या लेंगे, K लेंगे। 4 ओम वाला 4 रजिस्टर आपस में कैसे जुड़ा है साहब, ध्यान रखिएगा, आपस में कैसे जुड़ा है, आपका पैरेलल में जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है। अब ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, विद्यार्थी जी R मान के n समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो R इक्विवेलेंट होता है R/n, जहां n क्या है, ये प्रतिरोधकों की संख्या है। तो अब तो बड़ा आसान हो गया। अब यहां से R इक्विवेलेंट क्या करिएगा, R/n करिए। R मेरे पास 4 है, और कितना प्रतिरोध कह रहा है, 4, तो 4/4 यानी 1 ओम हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ें। किसी सिंगल फेज मोटर के शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच, तो साहब जी आपको याद ही है, शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितने का फेज स्प्लिटिंग होगा, 90 डिग्री का होगा। राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, 90 डिग्री। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर, ये तो बिल्कुल याद है आप लोगों को। स्टार में आपका न्यूट्रल पॉइंट मिलता है विद्यार्थी जी, और यहां पर VL बराबर √3 VPH होता है, VPH बराबर VL बटा √3 होता है, और IL बराबर IP
H होता है, इसमें लाइन व फेज आपस में कैसे होती है? श्रेणी में संयोजित होती है। कैसे होती है? श्रेणी में संयोजित होती है, तभी ना आपका करंट क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो अब यहां से क्या देखिएगा, कह रहा है लाइन वोल्टेज किसके बराबर? तो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के। कौन सा उत्तर देंगे? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। अब कंप्यूटर का टेस्ट आपका होगा।